नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और मैं हूं अजय कौल। आज हम चर्चा करेंगे कृषि उर्वरक और ग्रामीण विकास की। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। कोरोना से मंदी में अब जब सारे सेक्टर्स नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे थे, उस दौरान भी कृषि ने भारतीय अर्थव्यवस्था की लाज रखी। कृषि ने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। लेकिन इसका मतलब क्या ये माना जाए कि कृषि सेक्टर में सब कुछ सही है, नीतियां फिट बैठ रही हैं, अन्नदाता खुश है? सवाल कई हैं। ग्रामीण विकास की बात करें तो तमाम योजनाएं गांवों को सशक्त बनाने के लिए चल रही हैं, लेकिन फिर भी पलायन जारी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास को लेकर भी समस्याएं हैं। तो क्या आम बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर फोकस होगा? क्या होना चाहिए बजट में? क्या उम्मीदें हैं? करेंगे विश्लेषण। जो शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। मोदी सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की है। इस दिशा में काम किया जा रहा है। तमाम तरह की नीतियां और योजनाएं बन रही है, लेकिन फिर भी किसान सड़कों पर है। एमएसपी को लेकर भी किसान संतुष्ट नहीं है। समय पर भुगतान की दिक्कत है तो कम दाम मिलने का दर्द भी। यानी कहीं न कहीं अन्नदाता आज भी मुश्किलों में घिरा हुआ है। कृषि से जुड़े तमाम पहलुओं पर करेंगे विस्तार इस प्रोग्राम में। आप बने रहिए। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मंदी से गुजर रही अर्थव्यवस्था को अगर किसी का संबल मिला है तो वह है कृषि। कोरोना महामारी के दौरान भी अप्रैल से जून 2020 के दौरान कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने ग्रोथ दर्ज की। तीसरी तिमाही के दौरान जुलाई से सितंबर तक जीडीपी में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 3.4% बढ़ी। इतना ही नहीं, अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान कृषि निर्यात 43.4% बढ़कर 53,626.6 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल इसी अवधि में ये 47,397.3 करोड़ रुपए था। मोदी सरकार 2020 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना का औपचारिक ऐलान पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर से किया था। योजना के तहत सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक इस स्कीम के तहत 10 करोड़ 60 लाख किसानों को 95,000 करोड़ रुपए की रकम जारी की जा चुकी है। बात करें इस बार के बजट की तो उम्मीद है कि सरकार इस बार कृषि लोन का टारगेट 2020-21 के बजट से बढ़ाकर करीब 19 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। सरकार उर्वरक और पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए सब्सिडी बढ़ा सकती है। बजट में ईंधन और उर्वरक सब्सिडी के मद में 20,000 से 25,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन हो सकता है। पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन ने भी कई मांगे की हैं। कीटनाशकों पर 18% जीएसटी को घटाकर 5% किए जाने की मांग की गई है। कीटनाशकों पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की गई है। कीटनाशकों के निर्यात लाभ को वर्तमान 2% से 13% तक किए जाने की भी मांग की गई है। तमाम योजनाओं के बावजूद किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते रहते हैं। कृषि कानूनों को लेकर भी आंदोलन चल रहा है। एमएसपी को लेकर भी किसान संतुष्ट नहीं है। फसल बीमा से भी किसानों को खास फायदा नहीं हुआ और कुदरती आपदाएं अब भी अन्नदाता का सुख चैन छीन रही है। भारत, अमेरिका, चीन समेत दुनिया के 37 देशों के संगठन OECD की अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 से 2017 तक के 17 सालों में भारत के किसानों को सरकारी नीतियों के चलते 45.05 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जाहिर है अन्नदाता अभी भी मुश्किलों से घिरा हुआ है। मोदी सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का है। देखना होगा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजट में सरकार के इरादे कितने छलकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो इसी बड़ी तस्वीर को आज समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मधुकर गुप्ता, पूर्व आईएएस हैं। देवदत्त जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईएएस हैं। विजय सरदाना हमारे साथ हैं, कृषि अर्थशास्त्री हैं। विमल वकलू हमारे साथ हैं, पूर्व सीएमडी TCIL, और साथ ही साथ जेपी मीना साहब, पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विजय सरदाना जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, ऐसे में जब किसान सड़कों पे है, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? किस तरह के असम्पशंस हम लगा सकते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ा कारण किसानों की आमदनी कम होने का है डेस्परेट सेल। जब प्रोडक्शन आती है तो काफी मात्रा में 1-2-3 हफ्तों में बहुत प्रोडक्शन आती है जी, लेकिन उस समय उतनी डिमांड नहीं होती, इसलिए किसान को मजबूरी में सस्ते में माल बेचना पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले जरूरत है वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पे 700 मिलियन टन के करीब हिंदुस्तान में प्रोडक्शन होता है। हमारा टोटल वेयर हाउसिंग करीब 85 मिलियन टन के आसपास। तो एक काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पहली बात। दूसरा, किसानों के लिए मार्केट इंटेलिजेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसानों को ये पता नहीं लगता कि किस चीज की जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है जी। तो वो जो ट्रेडिशनल वे में, जैसे आज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की जो प्रॉब्लम है कि वो पिछले 50 साल से वही खेती करते आ रहे हैं जिसकी आज हिंदुस्तान में सरप्लस हो गया जी। उनको डाइवर्ट करके, वैल्यू एडिशन करके हाई मार्जिन क्रॉप्स में ले जाने की जरूरत है, जो अभी नहीं हुआ है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात, हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट एंड सस्टेनेबल प्रॉफिट सिर्फ बाजार दे सकता है, सरकार नहीं दे सकती। तो जो हम FPO की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं, हमें उनको इकोनॉमिक एंटिटी के रूप में डेवलप करना पड़ेगा, ताकि वो बाजार में अपना, जिसको कहते हैं बार्गेनिंग पावर, इंप्रूव कर सके। एक सक्सेसफुल मॉडल, जैसा एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, अमूल हमारे सामने है। ऐसे अमूल जैसे कॉन्सेप्ट विद सुटेबल मॉडिफिकेशन हर क्रॉप सेक्टर्स में चाहिए, हर जिले में चाहिए। और उसके लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको बजट के हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी बगैर नॉलेज के नहीं होती। हमारी जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इन्होंने पिछले 60-70 साल में किसान को सिर्फ यही सिखाया है कि उगाएं कैसे। अब वक्त आ गया है जब किसान को सिखाना है कि कमाए कैसे। तो हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इनके मैंडेट को बदलना होगा। उनके पास कमर्शियल सेंस नहीं है, अभी भी वो प्रोडक्शन साइड पे फोकस रखते हैं। उनको मार्केटिंग ओरिएंटेड प्रोडक्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो आप बता रहे हैं कि कई चीजें हैं जो इस वक्त सिखाए जाने की जरूरत है, लेकिन सरदाना जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। किसान कहते हैं कि MSP के हिसाब से उनको पेड नहीं किया जा रहा, सरकार कहती है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने पूरी तरीके से अप्लाई कर दी। सर, ये किस तरह का भ्रम है? असल में ये कंफ्यूजन दूर क्यों नहीं होता है? देखिए, मेरे अपने विचार हैं, सरकार और बाकी पैनलिस्ट के अपने विचार हो सकते हैं जी। मेरा ये कहना है कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट भारत के किसानों का समाधान नहीं है, इनफैक्ट आने वाले दिनों में समस्याएं और बढ़ाएगी। मैं उसका कारण बहुत सिंपल बताता हूँ। स्वामीनाथन रिपोर्ट ये कहती है कॉस्ट प्लस 50%। इसका मतलब जो जितना इनएफिशिएंट होगा उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी, उसको उतना ज्यादा MSP मिलना चाहिए। ये फॉर्मूला अपने आप में डिफेक्टिव है, क्योंकि स्वामीनाथन फॉर्मूला में प्रोडक्टिविटी पे कहीं एलिमेंट नहीं है, क्वालिटी का कोई फैक्टर नहीं है। जब तक हम इस स्वामीनाथन फॉर्मूले को सिर्फ कॉस्ट प्लस बेसिस पे चलते रहेंगे जी, कभी भी किसान को नई टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ओरिएंटेड काम करने का कोई इंसेंटिव नहीं। इसीलिए इस फॉर्मूले को बदलने की जरूरत है। हाँ, ये बात सही है कि किसानों को एक रेस्पेक्टेबल इनकम मिलनी चाहिए, लेकिन स्वामीनाथन फॉर्मूला उसका आधार नहीं हो सकता। वो, क्योंकि आप समझिए 5 साल बाद आज भी हम हर चीज में दुनिया के बाजार से महंगे हो गए। ना हम मक्का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना चीनी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना हम गेहूं एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जो हमारे पास सरप्लस पड़ा है। हम अगले हर साल अगर आप 50-100 रुपए MSP बढ़ाते जाओगे, आप बाजार से पूरी तरह से बाहर हो जाओगे और आयात शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सर आप कह रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं है। चर्चा आगे भी करेंगे सर इस पे, आप रहिएगा हमारे साथ। सर, हमारे साथ विमल वाकलू भी हैं। वाकलू साहब, 2 लाख करोड़ का आवंटन पिछली बार कृषि को लेकर किया गया, जिस तरह से सर भी कह रहे थे अभी सरदाना जी, इस फंड को बढ़ाए जाने की जरूरत है। क्या लगता है कि कितना प्रतिशत और इस बार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इस बार तो आर्थिक तौर पर बहुत चुनौतियां सरकार के सामने?
सबसे पहले तो प्रतिशत बढ़ाने का तो जी सरकार उतना ही बढ़ा सकती है जितना उनकी कैपेसिटी है। लेकिन मैं एक यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सरदारा जी ने बताया कि हमको भंडारण का जो कैपेसिटी वो बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को, किसानों को सस्ते दामों पे, थ्रो अवे प्राइस पे अपना प्रोड्यूस बेचना न पड़े। जी इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है कि एमएसपी केवल उन उत्पादों पे होना चाहिए जिसको देश की आवश्यकता है। अभी पीछे हमारे यहाँ दलहनों की जो उत्पाद कमी हुई थी, और क्योंकि कुछ लोग कनाडा से यहाँ आए और वो हमारी सरकार के मंत्रियों से मिले और वहां से हमने इंपोर्ट चालू किया, तो उस पर डिपेंडेंस हो गई हमारी। और अब जब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें अब उनको तकलीफ हो रही है कनाडा में। तो हमको यहाँ पे एमएसपी दलहनों पे रखना चाहिए, ना कि नहीं वकलू जी मैं आपको बाकी रोकूंगा। चीजों एक्चुअली पे सरदाना जो कि हमको नहीं चाहिए। वकलू जी दुनिया में सबसे महंगी हमारी राइस और ये जो चावल और ये गेहूं है, सबसे महंगा है दुनिया में। क्यों? ये इस पे विचार करना चाहिए। और हमारी गेहूं में भंडारण है, गेहूं और चावल सब चूहे खा जाते हैं। और वो नहीं पैसा वकलू जी कहाँ से आता है? वकलू जी वो वकलू जी आपको और मेरा वकलू जी पैसा। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। तो एक्चुअली सरदाना जी ने जो पॉइंट उठाए थे, एमएसपी की बात नहीं थी, वो एक्चुअली बात कर रहे थे वेयर हाउसिंग की, स्टोरेज की। प्रोडक्शन इतना बढ़ जाता है स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, और उसी स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। स्टोरेज तो को हम वेयर इस्तेमाल हाउसिंग करते हैं। वेयर हाउसिंग का गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम था 2014 में जब सरकार आई थी, मोदी सरकार। तो उन्होंने बहुत प्लान बनाए थे इसके, कोल्ड स्टोरेज की एक चेन बनाने की। तो उस पर क्या काम हुआ या नहीं हुआ, इसमें एक एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। बिकॉज आई थिंक 30% ऑफ द प्रोड्यूस वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो पड़ा रहता है बाहर। गोडाउन नहीं है, प्रॉपर गोडाउन, एसी गोडाउन नहीं है, उनको कैरी करने के लिए वो रास्ते में खराब हो जाते हैं। तो मे भी देवदत्त जी यहाँ बैठे, देवदत्त जी बैठे हैं यहाँ पे। देवदत्त जी आप कैसे देखते हैं इसको, वेयर हाउसिंग वाला जो इशू है? देखिए, हम लोग बेसिकली, हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर प्रधान है, और अभी भी हमारे जो 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरिस्ट है और गांव के अंदर बस्ती है। आज गांव में एग्रीकल्चर की स्थिति ये है कि जो हम ट्रेडिशनल खेती अब तक करते आए हैं वही हम लोग, उसमें कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, क्रॉप कैश क्रॉप नहीं किया। दूसरा ये है कि हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, हमारे जो सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बट उसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, जो मिसिंग है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, सॉइल की क्वालिटी क्या है, और इरिगेशन में भी हमारा जो है डिप इरिगेशन हमारा होना चाहिए। इसके अलावा सीड्स की क्वालिटी किसानों को कैसी मिल रही है, कैसी फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो किस रेट्स में मिल रहे हैं, इन सब फैक्टर्स को डिपेंड करता है। प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी है कि प्रॉपर यूज है। फिर दूसरा ये है कि हमारी सॉइल इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर चुके हैं हम लोग कि सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही है। तो ये आज आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न क्षेत्रों में ये देख लें हम लोग कि भाई हमारे कौन सी सॉइल के ऊपर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से कौन सा प्रोड्यूस हमारा बेस्ट प्रोडक्शन दे सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम मधुकर जी, आपने देखिए सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स रहे हैं, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस रहा या ड्रिप इरिगेशन के प्रोग्राम रहे हैं, बट इनमें फिर भी अभी जैसे हम किसानों का देखते हैं कि अभी वो एक जो इनकम उनको बढ़नी चाहिए थी या उनको वो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी, अभी नहीं है। कि क्यों, क्या लगता है आपको? मे बी इस बजट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो क्या करना चाहिए सरकार को उन एरियाज को विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए? चाइना हमसे भूभाग में कहीं बड़ा है, परंतु उसका जो कल्टिवेबल एरिया है वो हमसे कम है। अगर आप जोग्राफिकली देखेंगे तो भारत से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सॉइल्स जो हैं शायद ही किसी देश में होंगी, और सारे देश में 4 सीजन्स हैं। तो प्रकृति ने कहीं हमें कमी नहीं दी है। इसके साथ साथ हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद पर पर्सन प्रेसिपिटेशन, पर कैपिटा प्रेसिपिटेशन
हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 70%, 60 से 70% जो बट मैं भूभाग ये है, पूछना चाहता हूँ लेकिन इस पे मैं उसी पे आ रहा हूँ, हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, मुझे बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा। 70% एरिया हमारे कंट्री में रेन फेड है। किसान की सबसे बड़ी समस्याएं हिस्टोरिकली रही हैं कि मॉनसून्स और रेनफॉल में बहुत वेरिएशन होती है। उससे सरकार को हमें प्रोटेक्ट करना है थ्रू इंश्योरेंस, थ्रू सब्सिडीज, व्हाटएवर। पर इंश्योरेंस का सिस्टम अगर इम्प्रूव करते हैं तो सरकार को हर साल जो किसानों को बचाना पड़ता है किसी न किसी क्षेत्र में, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा जो वेरिएशन है, अब वही प्याज है जो 10 रुपए का बिकता है सीजन में, और वही प्याज है कि आउट ऑफ सीजन 80 रुपए का बिकता है। जैसे कि सरदाना जी ने कहा कि प्राइस स्टेबलाइजेशन वो कैसे होगी? जो इन्वेस्टमेंट की बात है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर बहुत इसमें सक्षम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो सप्लाई चेन्स हैं आपकी, वैन से लेके वेयर हाउसेस तक, एक्सपोर्ट तक, पोर्ट्स पे जो साइलोज हैं, अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी नई आ गई है जहाँ पे डिस्पोजेबल, ये जो इन्फ्लेटेबल साइलोज आ गए हैं। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर तभी घुसेगा इसमें जब वो लिक्विडिटी देखेगा, उसमें अपना फायदा देखेगा। हमने तो अब अगर हम एफसीआई के गोडाउन्स की बात करें, हर जगह आप देखो, आप गोडाउन अंदर है और माल बाहर पड़ा होता है, प्रोड्यूस बाहर होता है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, खराब होता रहता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। 70 साल में फूड रिजीम वही रहा। हम आज भी फूड ग्रेन्स की प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग उसी तरह से देखते हैं जैसे 70 साल पहले देखते थे। ग्लोबली आज जैसे कहा गया कि इतना खाद्यान्न है कि हमें चिंतित नहीं होना चाहिए इतने बड़े फूड बैंक्स बनाने के लिए। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आपको फूड बैंक्स बनाने भी हैं, पंचायत स्तर पे आप सक्षम हैं। इसके साथ साथ जो आपका पीडीएस सिस्टम है, उसमें आप गेहूं के साथ साथ, चावल के साथ साथ आप बाजरा है, ज्वार है, दूसरी फसलें हैं, वो क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं? जेपी मीना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए ये सब एग्रीकल्चर जो फार्म सेक्टर है, इसको बड़ा लुक्रेटिव और उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। पर्टिकुलरली आपने देखा फार्म बिल पे कितना बवाल हो रहा है, और उस कॉन्टेक्स्ट में जब बजट ये आ रहा है तो इसमें क्या सरकार को क्या करना चाहिए? मुझे है कि बजट में इस बार सरकार कृषि से संबंधित बहुत सारे इनिशिएटिव लेगी, जिससे कि आने वाले समय में किसानों में एक विश्वास पैदा हो सके और कृषि से जो आय है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। एक्चुअली एक पूर्व वक्ता ने अभी सरदारा जी ने बताया कि हमने किसानों को उगाना सिखाया है लेकिन कमाना नहीं सिखाया। मैं काफी हद तक उनसे सहमत हूँ, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर व्यवस्था है वो हमारी फूड सिक्योरिटी पे बेस्ड थी। डिफिसिट के टाइम में हमें ग्रो मोर के बेसिस पे हमने हमारी जितनी भी वैरायटियां पैदा की है, लेकिन उसका एंड यूज क्या होना चाहिए, कॉमर्शलाइजेशन कैसे होना चाहिए और फार्मर उससे कैसे अधिक से अधिक आय ले सके, ये जो एस्पेक्ट था उस पर अभी तक हम ध्यान नहीं दे पाए थे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये व्हीट और राइस का जो रोटेशन की हम बात करते हैं और हर आदमी इस पे बोलना चाहता है, इसके उपाय हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में, सदर्न आपके हरियाणा में जो व्हीट ग्रोइंग एरिया है उसमें बार्ले ग्रो किया जा सकता है, और बार्ले का कॉमर्शियल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। माल्टिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ग्रो हो रही है, बियर वगैरह में भी बहुत ज्यादा जा रहा है। सवाल ये है मीना जी, मैं वही बात कर रहा था कि अवेयरनेस नहीं है फार्मर की, किसान के पास अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा क्रॉप मुझे ज्यादा यील्ड देगा, ज्यादा पैसे देगा। तो मे भी आप जैसे प्राइवेट सेक्टर को घुसाने की बात हो रही है, तो प्राइवेट सेक्टर ये काम कर सकता है क्या अगर सरकार फेल हो गई है तो? जरूर प्राइवेट सेक्टर ये काम कर सकता है, लेकिन इसके साथ में आपको ये इंश्योर करना होगा कि फार्मर जो स्विच ओवर करे जिस क्रॉप को, उसमें उसकी इनकम लो नहीं हो, मतलब उसको आर्थिक हानि नहीं हो, ये हमें श्योर करना पड़ेगा। जैसे पंजाब में इस बार काफी फार्मर्स जो है मेज की तरफ गए, लेकिन मेज की एमएसपी 1800 रुपए है और आज प्राइस जो है 1200 रुपए है बाजार में। अब कौन फार्मर है जो देश के लिए या दूसरों के लिए 600 रुपए का नुकसान लेकर के व्हीट और राइस को छोड़ करके मेज ग्रो करेगा? ठीक है। तो ये जो गैप है वो हमें इंसेंटिव के रूप में बिल्ट इन करना होगा, और सरकार को कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके आना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर प्रोडक्शन को
प्रोसेसिंग से या एंड यूज से इसको कनेक्ट करना होगा। ठीक है एक सर, ऐसी तो लॉन्ग टर्म परिस्थिति create योजनाओं कर की रहे हैं। बेहद सख्त जरूरत है, जिसका जिक्र बीना साहब कर रहे हैं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। असल में विश्लेषण के साथ हम आंकड़ों की तस्वीर भी आपके लिए लेकर आते हैं। कृषि के हालात क्या हैं, क्या मिला पिछले बजट में, कृषि से जुड़े अहम आंकड़ों के लिए सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी नेहा दुबे का। नेहा, ओवर टू यू। शुक्रिया घनश्याम। दरअसल यहाँ पर आंकड़ों के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पिछले बजट में कृषि सेक्टर में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ खास नहीं रहा, और किस तरह की उम्मीद अब कृषि सेक्टर करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि आम बजट पेश होने वाला है और ऐसे में किस तरह की उम्मीद कृषि सेक्टर लगाए बैठा है, क्या कुछ किसानों की जरूरत है, और कैसे ये बजट उस कृषि सेक्टर पर, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर नहीं उतरेगा, ये तमाम विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन पिछले बजट में क्या कुछ खास रहा, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे हैं खेती के हालात। फिलहाल मौजूदा वक्त में किस तरह के हालात खेती को लेकर बने हुए हैं। कामकाजी आबादी के 40% कामगारों को कृषि से रोजगार मिलता है, और इसी के साथ ग्रामीण आबादी का करीब 70% इस पर निर्भर करता है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि 2020 में जीडीपी में कृषि का हिस्सा 14.65% रहा, और ऐसे में यह वित्त वर्ष 2015 के 22.6% से कम रहा था। आपको यह भी बताएं कि नुकसान से सिकुड़ता फसल बीमा का दायरा दरअसल अब क्या है, क्योंकि नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा योजनाएं नाकाम रही हैं। लेकिन इसी के साथ 2016 में 2 नई फसल बीमा योजनाओं की शुरुआत की गई थी, ताकि ये नुकसान ज्यादा ना हो। पीएम फसल बीमा योजना पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है। दरअसल आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर निजी कंपनियां जो हैं, निजी बीमा कंपनियों के लिए ये रास्ता खुला है, और ये नई योजना शुरुआत में अच्छा काम भी करती हुई दिखी। जल्द ही किसान योजना से बाहर निकलते हुए भी इसमें दिखाई दिए। वहीं बीमा कंपनियों ने मुआवजा देने में आनाकानी भी की, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं किसानों को यहां पर भुगतना पड़ा। कृषि लोन का टारगेट क्या है, ये भी आपको दरअसल समझाने की हम कोशिश करते हैं। कृषि लोन का टारगेट है 2021 से 22 में 19 लाख करोड़ का हो सकता है। ये कृषि लोन का टारगेट है। दरअसल 2020 से 21 में किसानों के कर्ज का लक्ष्य 15 लाख करोड़ था। इसी के साथ आपको बता दें कि 2017 से 18 में जो ये लोन का टारगेट है, वो किसानों को 11.68 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। वहीं लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए का ही था, जबकि जो लोन दिया गया वो ज्यादा। वहीं 2016 से 17 की अगर हम बात करें तो 10.66 लाख करोड़ रुपए फसल ऋण दिया गया। वहीं आपको बता दें कि ये 9 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से कहीं ज्यादा यहां पर देखा गया। उर्वरक सब्सिडी की अगर हम खास तौर पे बात करें, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है किसानों को लेकर। दरअसल 2020 से 21 में उर्वरक सब्सिडी पर 71,309 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान रखा गया। 2019 से 20 की तुलना में 8,689 करोड़ रुपए की ये टारगेट रखा गया था। दरअसल कृषि एवं ये जो हालात है, जो स्थितियां हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बजट 2020 से 21 में क्या कुछ खास रहा, किस तरह से खास ये बजट कृषि सेक्टर को लेकर कहा जाए, ये हम आपको बताते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1,42,762 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं पिछले साल का संशोधित बजट 1,09,750 करोड़ रुपए रखा गया था। वहीं आपको बता दें कि सिंचाई के लिए दरअसल 20 लाख सोलर पंप मुहैया कराने का वायदा किया गया था। वहीं 100 सूखाग्रस्त जिलों से सूखे से बाहर निकालने की योजना भी यहां पर रखी गई थी। उर्वरकों की अगर हम बात करें तो उर्वरकों के इस्तेमाल में संतुलन लाना और जीरो बजट खेती पर जोर रखने के लिए ये यहाँ पर बात कही गई थी इस बजट में। दरअसल मछली पालन को भी बढ़ावा देने के लिए 3,427 सागर मित्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। ये तमाम जो चीजें हैं ये खास रही थी पिछले बजट में। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से चीजें निकल के सामने आई, जाहिर तौर पर अब उम्मीद जो की जा रही है वो ये कि जहां जहां पर खामी, जहां जहां पर कमी रह गई थी और जहां जहां पर सरकार का ध्यान नहीं गया,
उस सेक्टर में कहीं ना कहीं और उस तरह से कृषि सेक्टर को उभारने की कोशिश की जाएगी ताकि किसानों को भी काफी हद तक राहत मिल सके। और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना रहती है कि किसानों को आगे बढ़ाया जाए और उनकी जो आय है वो ज्यादा बेहतर की जाए। ये भी यहाँ पे दावा और वायदा किया गया कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। अब वाकई इस बजट में देखने वाली बात होगी कि कृषि सेक्टर में अब किस तरह से किसानों की बेहतरी के लिए, कृषि की बेहतरी के लिए कदम उठाए जाते हैं। ओवर टू यू घनश्याम। शुक्रिया नेहा तमाम बातचीत के लिए। तो विश्लेषण और आंकड़ों के जरिए असल में हम आपको स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात कृषि की होगी और ग्रामीण रोजगार की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। हमारे साथ विजय सरदाना मौजूद है। विजय जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को अगर हम देखें तो 6,000 रुपए अभी मिलते हैं। सर, अभी उसमें कितना और बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार इस राशि को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस राशि की जरूरत क्या है और इसको बढ़ाने से फायदा होगा या नहीं होगा। इस राशि की जरूरत खासकर उन छोटे मसले किसानों के लिए है जिनको क्वालिटी इनपुट के लिए पैसा नहीं होता था जिनके पास, और वो बिचौलियों के माध्यम से सीड या पेस्टिसाइड खाद वगैरह खरीदा करते थे। और क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था, इसीलिए व्यापारी जो मर्जी उसको क्वालिटी दे देता था और ज्यादा दाम पे देता था, क्योंकि उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। आज जब आपने उसको 6,000 रुपए कैश ट्रांसफर किया है तो छोटे किसान के लिए बीज और इनिशियल जो उसके पेस्टिसाइड्स वगैरह की जरूरत है जी, वो उससे पूरी हो जाती है। और अगर उससे सही आमदनी, उसको प्रोडक्शन उसको मिलता है जी, और उसको अगर सही दाम मिलता है तो वो गरीबी रेखा से बाहर आने की कोशिश करता है। समस्या अब ये है कि आपके पास दो तरीके से रास्ता देने की जरूरत है। या तो आप किसी को मछली दें या मछली पकड़ना सिखाएं। मेरा ये कहना है कि आप किसानों के लिए जो 3 कानून आए हैं, इनको इफेक्टिव बनाने के लिए किसानों को बाजार से कैसे जोड़ा जाए, चाहे वो एफपीओ के माध्यम है या कोऑपरेटिव के माध्यम है, आपको किसानों की बार्गेनिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह के लॉलीपॉप देने से किसान का कभी भला होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको सबसे पहले उसको अच्छा बाजार देना पड़ेगा, उसके लिए उसको संगठित करना पड़ेगा ताकि वो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं किसानों के उत्थान के लिए सिर्फ बैसाखी देने भर से कुछ नहीं होगा, उनको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन छोटे छोटे रिएक्शंस में सभी से लेना चाह रहा हूं, आप रहिए मेरे साथ। देवदत्त जी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, एक बड़ा सपना प्रधानमंत्री मोदी का। कितनी चुनौतियां इस सपने के आगे आपको दिखाई देती हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एम्फेसिस देना चाहिए वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, फ्लोरिकल्चर है, फिशरीज एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत बड़ी संभावनाएं हैं फिशरीज में। और इसके अलावा पोल्ट्री है, ये बी कीपिंग है, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो किसान अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ ये सब काम कर सकते हैं और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। मिल्क प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा स्कोप है और उससे उस किसान की आय जरूर बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ 2022 की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की आय दोगुनी करने की है, यदि हम इन सेक्टर्स को भी बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से किसान जो है वो आगे आएगा। गुप्ता जी, हालांकि नकद प्रोत्साहन और सब्सिडी की बात हम लगातार करते रहते हैं। अभी हालांकि सर भी कह रहे थे देखिए इस तरह की बैसाखियों की जरूरत नहीं है, लेकिन नकद प्रोत्साहन और सब्सिडी किसानों के उत्थान के लिए कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्टर सर? अगर बजट की हम बात करें तो कितनी उम्मीद इस ओर की जा सकती है? देखिए, जो इनपुट सब्सिडीज हैं उस ये प्रमाणित हो चुका है कि इनपुट सब्सिडीज से ज्यादा आउटपुट इंसेंटिव्स। मैं राजस्थान डेयरी का एमडी रहा जी, तो जब अकाल पड़ा तो हमने उनको चारा नहीं दिया, तो मैंने मना किया सरकार को, हमने आउटपुट पे पर लीटर 2 रुपए दिए। अच्छा, वो चारा कहीं से लाए? वो व्यवस्था किसान को मालूम है। बेसिक आइडिया ये है, वी वांट हिम टू बी मोर एफिशिएंट एंड मोर रिसोर्सफुल। तो इनपुट सब्सिडीज जो हैं वो उससे ज्यादा एफिकेसी आउटपुट इंसेंटिव्स की हमेशा रहती है जी। तो वो प्रमाणित हो चुका है, उस पर फोकस करना चाहिए। एमएसपी इज वन ऑफ देम। उसके साथ साथ ये जो गणित है, अब हम कहना बहुत आसान है कि किसान की इनकम जो है दुगनी कर देंगे, उसका गणित कहाँ है, किस कैलकुलेशन कहाँ है? तो सरकार ने कैलकुलेशन दी क्या कि कैसे किया जाएगा? तो जो भी लोगों ने सुझाया है कि दोगुना करेंगे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, 20 साल पहले मैं राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुझे वीसी लगाया गया
आप देखिए क्या स्थिति है आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की हमारे देश में। इतनी दयनीय स्थिति है, इतनी पुअर क्वालिटी की लीडरशिप है। आज हम आईआईटी की बात करते हैं, आईएम्स की बात करते हैं, कभी हम कृषि विश्वविद्यालयों की बात नहीं करते हैं, वेटरनरी कॉलेजेस की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसके हम अपने बच्चों को वहाँ क्यों नहीं भेजते हैं? तो ये सब चीजें आत्म विश्लेषण करने की हैं। उनको बड़ा क्वालिटी ऑफ लीडरशिप देखिए, क्वालिटी ऑफ वीसीज देखिए। ठीक है, किस तो तरह ये के- तमाम पहलू हैं सर जिसमें मंथन करने की जरूरत है। वकलू साहब, हालांकि 2020 की बात करें तो सभी सेक्टर लगभग बुरी तरह से पिट गए थे, लेकिन कृषि था जिसमें ग्रोथ दर्ज की गई थी। सर, इतनी संभावनाएं होने के बावजूद भी इस तरह की अनदेखी क्यों? क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सरकारी नीतियों का बहुत बड़ा नुकसान भी इस सेक्टर को झेलना पड़ता है। जी, वो बिल्कुल ठीक है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने देश की लाज रखी इस लॉकडाउन और उसके आगे के पीरियड के। लेकिन अगर हम इसमें सुधार करें तो और भी इसमें स्कोप है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य है सरकार का, वो पूरा हो सकता है अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। लाइक प्रिसीजन एग्रीकल्चर है। इजराइल ने बंजर जो रेतीला इलाका था वहां पे मतलब उसको हरा भरा कर दिया, वहां पे एग्रीकल्चर शुरू किया। और ये केवल इजराइल में नहीं हुआ है, जितने भी ये वेस्ट एशिया के देश हैं वहां पे भी हुआ है। ओमान में मतलब हर बार मैं 10 बार ओमान गया हूँ, हर बार वो और हरा होता गया है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर जहाँ सीमित पानी, सीमित खाद और सीमित कीटान नाशकों का प्रयोग किया जाए तो उसका बड़ा स्कोप है। मैं इसी पे आना चाहता था। एग्रीकल्चर पे हमारी बचत होगी, ये सारी चीजों पे बचत होगी तो प्रोडक्टिविटी खुद ही बढ़ेगी। तो वकील साहब, ये जो आमदनी भी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी आप कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी या किसान को सिखाना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज की जाए। दूसरा एक फैक्टर जो मैं मानता हूँ, एक इरिगेशन जो है, हम मानसून डिपेंडेंट है हमारी एग्रीकल्चर मोस्टली 70-80% तो मानसून पे डिपेंड है। मानसून फेल हो गया तो एग्रीकल्चर फेल हो गया। तो इसको अल्टरनेट जो मैकेनिज्म्स है इरिगेशन के, जो ड्रिप इरिगेशन है या अदर मीन्स है, तो उस पे काम नहीं हो पा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, ये वही मैं कह रहा हूँ। जब मैंने कहा प्रिसीजन एग्रीकल्चर, उसमें ड्रिप इरिगेशन ही होता है, और ड्रिप इरिगेशन भी जो है वो सीमित मात्रा में है। जितना मिट्टी को पानी चाहिए, मिट्टी को मैं वही कह रहा कि हो नहीं, पानी वो ऑटोमेटिकली सेंसर के द्वारा उतना ही फिक्स होता है। वकील जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा, आपको क्या लगता है, आपकी असेसमेंट क्या है? नहीं, अभी देश में शुरू कहाँ हुआ ये तो सीमित मात्रा में शुरू हुआ है। अगर इस पे सरकार खर्च करे, नहीं, मुझे पता है एग्रीकल्चर इंसेंटिव दे ये इजराइल टेक्नोलॉजिस्ट को। इजराइल के एक्सपर्ट्स यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान में, वो कई जगह, आई थिंक उड़ीसा में या नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं कर रहे हैं। तो एक छोटे लेवल पे हो रहा है, बट उसमें बड़ा लेवल पे करना पड़ेगा ना। हाँ, बड़ा लेवल पे सरकार को इंसेंटिव देने चाहिए। अगर वो फर्टिलाइजर की सब्सिडी दे सकते हैं तो यहाँ अगर इंसेंटिव दे तो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, और देश में सब सुधार होगा। क्योंकि इन सारे फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के ज्यादा प्रयोग से हमको पता है कितना नुकसान हुआ है सॉइल खराब हो जाता है देश का। मतलब आपको पता है कि एक कैंसर ट्रेन चलती है भटिंडा पंजाब से बीकानेर रोज, कैंसर पेशेंट्स को ले जाकर, क्योंकि इतना बुरा हाल हुआ है इन मिसयूज से जो हमारे। तो ये टेक्नोलॉजी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और सरकार उस पर इंसेंटिव दे, मुझे लग रहा है कि उससे काफी सुधार हो सकता है। अब मधुकर जी कुछ कहना चाहते हो इस पर? मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, जैसे प्रकृति ने जितना भी पानी, बहुत कम एरिया है, बहुत कम भूभाग है हमारे देश में जहाँ 300 मिलीमीटर से कम की बारिश होती है। जैसे कि हम फूड बैंक्स की बात कर रहे हैं, इसी तरह से वाटर बैंक्स जब तक नहीं बनाए जाते, पानी का संवर्धन नहीं किया जाता। और जैसे कहा गया प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इजराइल की तरह, इजराइल का जो खाद है, जो सॉइल है, वो उर्वरक की तरह है, वो रासायनिक पदार्थों की तरह है, इतनी खराब सॉइल है। परंतु उन्होंने प्रिसीजन एग्रीकल्चर से सरकार जो है जो भी इन्वेस्टमेंट्स करती है बजट में,
घोषणाएं करती है, वो उनका फोकस इस तरफ होना चाहिए। हमारी कृषि जो आज भी कृषि में हम अच्छा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अभी भी हम लो प्रोडक्टिविटी और लो एफिशिएंसी की कृषि कर रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा है। एक एरिया है जो सीरियल्स का, हम सीरियल्स का इतना डेफिसिट रहते हैं हमेशा, क्योंकि उसमें वो सॉइल खराब हो जाती है बार बार, तो उसमें एफिशिएंसी नहीं आती। मे भी उसको लाने के लिए ठीक है, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे अजय। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे हम ग्रामीण विकास की। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, रहिएगा हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं हमारी विशेष सीरीज कैसा हो बजट, और कई सेक्टर्स का मंथन हम करने की कोशिश करते हैं 3 से 4 बजे के बीच में। और आज हम बात कर रहे हैं कृषि की, बात कर रहे हैं ग्रामीण विकास की। तो गांव को सशक्त करने की दिशा में काफी काम हो रहा है। बजट 2020-21 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रमुख योजनाओं के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसके अलावा कई योजनाओं से गांव को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है। कोरोना काल में भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी बड़ी तादाद में गांव से पलायन हो रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना भी कामयाब नहीं हो पाई। जिन सांसदों ने गांव को गोद लिया, वहां विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जाहिर है नीतियों में कहीं ना कहीं खामियां हैं। ग्रामीण विकास का करेंगे पूरा विश्लेषण, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश को मजबूत करना है तो गांवों को सशक्त करना बेहद जरूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव का नाश होता है तो भारत का भी नाश हो जाएगा। मोदी सरकार गांवों को आत्मनिर्भर करने, विकास की योजनाएं बनाने पर खासा जोर दे रही है। बजट 2020-21 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रमुख योजनाओं के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष में ये 1.22 लाख करोड़ रुपए था। कोरोना काल में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी शुरू किया गया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों में चलाया गया। इसमें 11 मंत्रालयों के तहत 25 कामों को चिन्हित किया गया। गांव के विकास के लिए ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से 15 योजनाएं चल रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर 2022 तक सबको घर देने की बात कह चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक 2019-20 में 60 लाख मकानों का निर्माण शुरू हुआ था। वहीं मौजूदा 2020-21 में 70 लाख का टारगेट रखा गया। 2021-22 में 65 लाख आवासों का निर्माण होगा। इस तरह 31 मार्च 2022 तक कुल 1.95 करोड़ मकान गरीबों को मुहैया कराए जाने हैं। इन घरों में बिजली, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय की सुविधा होगी। हालांकि कई योजनाएं हकीकत में कामयाब नहीं हो पाई। इनमें सांसद आदर्श ग्राम योजना भी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ग्रामीण विकास के लिए बड़े जोर शोर से सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद मॉडल गांव विकसित करना था। हालांकि 6 साल बीत जाने के बाद भी ये योजना नाकाम साबित हुई। ऑडिट से पता चला कि सांसद आदर्श ग्राम पंचायत में कोई खास विकास कार्य नहीं हुए। इनमें गांव में काम सांसद निधि से कराए जाने थे। जाहिर है योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन देखना होगा कि वो कितनी कारगर साबित हो रही हैं। तमाम योजनाओं के बावजूद अभी भी गांव से पलायन चिंता की बात है। एक बार फिर आम बजट पर निगाहें हैं। गांव के विकास को लेकर मोदी सरकार की क्या नीति और नीयत है, ये इस बजट से और साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी, बजट पे सारे सबकी निगाहें हैं। अब देखते हैं कि इंडियन डेयरी एसोसिएशन के चेयरमैन सुधीर कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है। ग्रामीण रोजगार के मामले में डेयरी उद्योग सबसे बड़ा रोजगार देने को तैयार है और कहीं भी उपलब्ध कराया जा सकता है। और यही कारण है कि जो ऑपरेशन फ्लड वगैरह आया उसके बाद से इंडिया नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गया है। पूरे विश्व में सबसे आगे यही है। तो स्वाभाविक है हमारी अपेक्षाएं, हमारे किसानों की अपेक्षाएं भी काफ़ी ज़्यादा हैं सरकार से। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब घी है, बटर है, पनीर है, इस सब पे 12% GST है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि केंद्र सरकार इसको कंसीडर करे।
तो ग्रामीण विकास की एक बड़ी तस्वीर उकेरने की कोशिश हम कर रहे हैं। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और किस तरह की मांग है वो भी समझा रहे हैं। नेहा एक बार फिर से तैयार है आंकड़ों के साथ, सीधे रुख करते हैं नेहा का। शुक्रिया घनश्याम। दरअसल ग्रामीण विकास योजना में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा और किस तरह से मोदी सरकार की नियत और नीति अभी तक कैसी रही है, आगे क्या कुछ खास रहने वाला है, इसके बारे में आज हम आपको आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना सबसे पहले हम बताते हैं कौन कौन सी अहम योजना अभी तक रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये योजनाएं बहुत अहम रही। इसके अलावा अगर हम कहें तो स्किल रजिस्टर्ड स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमशीलता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें या फिर मनरेगा सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करें, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना रही। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की अगर हम बात करें या फिर अन्नपूर्णा योजना की, दरअसल आरंभ मोबाइल एप्लीकेशन, दिशा पोर्टल, ये तमाम ऐसी कोशिशें की गई मोदी सरकार के जरिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर बनाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि मनरेगा योजना के लिए धन कब मिला, कैसे मिला, इसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको जानने की और बताने की कोशिश करते हैं। 2020 से 21 में 61,500 करोड़ रुपए इस खास तौर पर मनरेगा योजना के तहत धन दिया गया। वहीं 2019 से 20 में 13% इससे कम रहा था। दरअसल आपको बता दें कि 2019 से 20 में कुल अनुमानित खर्च 71,001.81 करोड़ रुपए था और इसी के साथ 2008 से 14 के बीच, जी हाँ 8 से 14 के बीच जो कुल 1.91 लाख करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए गए थे। इसी के साथ 2014 से 20 की अगर हम बात करें, 2014 से 20 तकरीबन 6 साल में अब बताएं तो 2.95 लाख करोड़ रुपए इस योजना के ऊपर खर्च हुए थे, यानी कि मनरेगा योजना पर खर्च हुए थे। दरअसल बजट 2020 से 21 में ग्रामीण विकास पर आवंटन कितना हुआ, ये देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 19,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये प्रावधान यहाँ पर रखा गया था। बजट 2020 से 21 में ग्रामीण विकास पर कितना आवंटन हुआ है, ये भी हम आपको आंकड़ों की तरह समझाते हैं। आंकड़ों के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कितना आवंटन हुआ। मत्स्य पालन की बात करें, पशुपालन की बात करें और डेयरी मंत्रालय का बजट, इन तमाम कहीं ना कहीं सेक्टर्स का जो बजट है उसे बढ़ाया गया। वहीं इसे 3,737 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,114 करोड़ रुपए किया गया, जिसमें इजाफा किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का कृषि का जो अभिन्न अंग है उसके अंदर अगर हम बात करें तो कृषि जीडीपी में इसकी लगभग 30% हिस्सेदारी रही थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें तो 5 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई और 500 या इससे अधिक आबादी वाले गांव में सड़कों को जोड़ना इसका खास तौर पर मकसद रहा था। इसी के साथ आपको बताया कि 2013 में 50,000 किलोमीटर के उन्नयन के लिए PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2 की शुरुआत की गई थी। वहीं 2019 में 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 की शुरुआत इसमें की गई थी। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। इसके जरिए कोशिश की गई कि गांव को शहरों से जोड़ा जाए जिससे कि कनेक्टिविटी ज्यादा हो सके। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, फेज 3 में इसमें क्या हुआ, फेज 3 में 1,50,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाने का ये प्लान रखा गया। वहीं 1.3 लाख मतलब 1.30 लाख जो करोड़ रुपए की रकम खर्च करने की भी एक योजना बनाई गई, जिसके जरिए कहा गया कि बेहतरी के लिए कदम उठाया जाएगा जिससे कि जो लोग हैं वहां तक उनका लाभ पहुंचाया जा सके। तो इसी के साथ ये कोशिशें यहाँ पर की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही 2021 से 22 में क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। लॉन्च होगी चौथे चरण की योजना, यानी कि 2021 के और 22 के बीच में अब जो इस साल है वो हो सकता है कि एक नई योजना लॉन्च हो जिससे कि सीधे
जनता लाभान्वित हो सके, जनता को इसका लाभ मिल सके। तो ये इस तरह का कुछ खाका रहा है और इस तरह के खाके के जरिए ही अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले बजट में कुछ बेहतर होगा गांव के विकास के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीयत रही या फिर जो नीति रही उसकी एक और स्पष्ट झलक यहाँ पर ग्रामीण विकास योजना के जरिए देखने के लिए मिलेगी। इस बजट में और भी कुछ खास इस सेक्टर के लिए हो सकता है। ओवर टू यू घनश्याम। विमल सरदाना जी कहते हैं कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, लेकिन ये आत्मा इन दिनों सर काफी परेशानी में दिखाई देती है। इस बार कितना फोकस लगता है ग्रामीण विकास पे हो पाएगा सर? देखिए, ग्रामीण विकास कोई भी सरकार हो प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि हमारा 60 से 70% आबादी आज भी गांव में, और 60-70% आबादी को उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट 20 साल पहले हुआ था, आज उसके रिप्लेसमेंट की भी जरूरत है, क्योंकि चीजें डेप्रिशिएट भी होती, चाहे वो पानी की पाइपें हो, कैनाल्स हो, रोड्स हो, उनकी रिपेयरिंग भी करनी होती। तो लगातार रूरल इन्वेस्टमेंट जारी रहे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात यह है कि अभी तक हमने सिर्फ रूरल इंडिया को लेबर सप्लाई और लेबर ओरिएंटेड देखा था, जिसलिए वहां गरीबी रही। हमें वहां पे अब नॉलेज ओरिएंटेड एक्टिविटीज पे ध्यान देना पड़ेगा, और उसको अब डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास है, हमारे पास कम्युनिकेशन के एडवांस साधन हैं। जी सरदाना जी, आपने बहुत बढ़िया बात की अभी कि हमको उनको एम्पावर करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं सोचता हूँ, मानता हूँ कि जो लॉकडाउन हुआ और जो माइग्रेंट लेबर का वापसी हो गई, उसके बाद आई थिंक रीओरिएंट हो रही है पॉलिसीज। जेपी मीना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेंगे क्या अब रीफोकस हो रहा है, क्या ग्रामीण विकास या एम्पावरमेंट इन रूरल एरिया ऐसा होगा क्या इस बजट में हम देख सकेंगे? क्योंकि आपने देखा कई सारी सरकारें, जैसे यूपी सरकार ने फिर बोला था कि हम इन माइग्रेंट लेबर्स को यहीं पे रोजगार देंगे ताकि इनको वापस न जाना पड़े सिटीज़ में। तो आपको लगता है कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा कि री एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज होगा कुछ? एक्चुअली जो लॉकडाउन के टाइम में जो विशेष जो माइग्रेंट लेबर्स, उसने हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया है, और ये लेसन सिखाया है कि अब हमें गाँव में ही जहाँ से लोग पलायन करते हैं वहाँ रोजगार के अवसर मुहैया करवाने होंगे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जो स्किलिंग है, उनकी जो कौशल है, उसको हमें रीओरिएंट करके और उस तरह से उनको स्किल करना पड़ेगा जो कि वो स्थानीय एरिया में जो काम कर सके या अपना उद्योग लगा सके या फिर उसको उनको एम्प्लॉयबल किया जा सके। वो बाहर जाकर के ये विशेष प्रकार की कौशल के कितनी काम करते रहे, जो गांव वापस आए तो वो काम उनको नहीं मिलेंगे। उसके लिए एक बहुत ही बड़े पैमाने पे युद्ध स्तर पर उनको दोबारा से कौशल देना होगा, स्किल करना होगा, और वो स्किलें उनको देनी होगी जिससे कि स्वरोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर वो प्राप्त कर सके। जी। और इसके लिए अगेन मैं ये आना चाहूंगा कि खेती हमारी जो है, खेती से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे धंधे हैं। मीना जी, मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि उनको रीस्किल करना चाहिए, लेकिन क्या देखा जाता है कि जैसे आपने कहा कि जो उन्होंने स्किल एक्वायर किए हैं सिटीज में, वही वो जानते हैं। अब वो जाके वापस खेती, मोस्ट ऑफ देम बोलते हैं कि हम खेती करेंगे वापस। तो किस किस के एरिया में, या मनरेगा होता है, एक दूसरा ऑप्शन होता है कि मनरेगा में काम करेंगे, तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं रूरल एरियाज में जो उनको रोजगार भी मिले और डेवलपमेंट भी हो? एक्चुअली सरकार से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि इस बजट में फूड प्रोसेसिंग को एक बहुत बड़ा पुश दिया जाएगा, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग विशेषकर जो स्मॉलर इकाइयां हैं वो ही रूरल एरिया में काम क्रिएट कर सकती हैं, और वो लोकल रिसोर्स भी यूज कर सकते हैं, लोकल उपज भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें फार्मर और श्रमिक दोनों को फायदा होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली जितने भी प्रोग्राम आपने दिखाए और जितना भी सजेशंस आपको दिए गए, वो सारे उत्पादन बढ़ाने के दिए जा रहे हैं, लेकिन जो ये प्रोसेसिंग का वैल्यू एडिशन का जो एस्पेक्ट है वो पूरी तरह से इग्नोर्ड है आज भी। यदि आप बजट का विश्लेषण करें, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का बजट आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे आज भी बिलो 1000 करोड़ है, जबकि ये मैनी मोर 1000 करोड़ होना चाहिए था, क्योंकि ये ही फार्मर्स को इनकम दे सकता है और यही रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा
लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। इनफैक्ट और लोगों को भी मिल सकता है, खाली फार्मर्स को भी नहीं, जो आगे उसमें चेन में इन्वॉल्व होंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नॉन एग्रीकल्चर वर्क फोर्स है उसको भी बहुत ज्यादा उसमें यूज किया जा सकता है। फिर ऑफ फार्म बहुत सारे जो उससे संबंधित, ठीक है सर, तो उद्योग दूसरे हैं, वो सेक्टर्स बनाए में भी दूसरे लोगों को भी इसका फायदा पहुंच सकता है, आप कह रहे हैं। देवदत्त जी को भी चर्चा का हिस्सा बनाते हैं। देवदत्त जी, असल में कई योजनाएं हैं जो कागजों में काफी सुगम और सुलभ दिखाई देती हैं, लेकिन जमीन पे उतरते उतरते उनका हश्र क्या होता है हम अच्छे से समझते हैं, और आप तो खासा अनुभव है आपका, आप जानते ही हैं। लेकिन सर, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जितनी उम्मीदें इस योजना से थी, खुद प्रधानमंत्री की इन्वॉल्वमेंट थी, सांसदों से कहा गया था, एक टारगेट दिया गया था, लेकिन सर ग्राउंड जीरो पे जाके देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई देती है। क्या वजह रहती है सर, इस तरह की बड़ी योजनाओं का हाल भी ऐसा हो जाता है? देखिए, एक आप नेगेटिव बात कह रहे हैं, मैं कुछ पॉजिटिव बात भी कहना चाहूँगा। आप पिछले वर्षों में देखिए, गांव का जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हमारे स्वयं सहायता समूह, स्पेशली वुमेन फॉक ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। चाहे अचार बनाने की बात हो, चाहे पापड़ बनाने की बात हो। पलायन क्यों हो रहा है सर गांव से लोगों का? मैं बताता हूं आपको, मैं इसकी भी रीजन बताता हूं। देखिए, शहर में चूंकि सुविधाएं ज़्यादा हैं और गांव के अंदर बिजली की, पानी की जो सुविधाएं हैं वो उतनी नहीं है। अभी हर घर को नल देने की एक योजना चल रही है। जब ये हर घर को नल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिकल्स बुझ जाएंगे, हमारा इंटरनेट का कनेक्शन गांव में मिलेगा, अगर ये सब फैसिलिटीज़ हमारी गांव में जाएंगी तो हमारा जो गांव के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हों, लेकिन हुनर में किसी से कम नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें प्रत्येक ग्रामीण के हुनर का इस्तेमाल भरपूर करना चाहिए। देवदत्त जी, यहाँ पे तो हुनर की बात हम नहीं कर, हमको पता है कि हुनर में बहुत है उनको, क्योंकि सिटीज़ में काम करते हैं तो हुनर तो बहुत है, लेकिन वो हुनर कहाँ पे अप्लाई हो वो इम्पोर्टेंट है ना, कि गांव में, विलेजेस में कहाँ पे उनका हुनर का यूज़ हो, वो इशू है। आप अपॉर्चुनिटी लोगों को देंगे तो निश्चित रूप से वो कारगर होगी, और अगर हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो फिर कैसे लोग काम वही करेंगे? तो सर समझ रहे थे ना कि जो नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों के जरिए अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल पा रही है सर, जिसे आप नेगेटिव कह रहे थे, असल में तस्वीर वही है। सरदाना जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, पैसे से हुनर नहीं आता, आपको इस बात को समझना होगा। मैं राजस्थान में मेरे करियर में काम करता रहा, बीकानेर, सुनकर से डेजर्ट एरिया में। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ जी। वहाँ फलौदी में आज एक बुनकर सहकारी समिति है। वो जो प्रोडक्ट बनाते थे, आर्ट उनके पास बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह से वो कलर कॉम्बिनेशन यूज करते थे, जिस तरह का मटेरियल यूज करते थे, उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती। हमने उन किसानों के साथ बैठ के उनको बताया कि सूत को कैसे खरीदना चाहिए। अगर आपको दिल्ली में माल बेचना है तो इस तरह के लाल पीले रंग नहीं चलेंगे। तो वही इशू है ना कि हुनर का एप्रोप्रिएट यूज हो, कलर करने पड़ेंगे ताकि कस्टमर खरीदे। तो सिर्फ पैसा देने से काम नहीं चलता है, नॉलेज कौन दे रहा है? हमारे यूनिवर्सिटीज के पास मार्केटिंग स्किल नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नॉलेज दे रहा है उसको खुद नहीं पता कि बाजार किसको बोलते हैं जी। तो बाजार को जब तक आप नहीं समझोगे, पैसा देते रहोगे, तो वो लायबिलिटी बनता रहेगा। जी, गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं? आप एग्री करेंगे कि पिछले 70 साल में हमने ग्रामीण विकास को ये माना निर्माण, ग्रामीण निर्माण। आप सांसद ले लें, लेजिस्लेटर्स ले लें, अधिकारी ले लें, सबसे ज़्यादा सेक्सी चीज़ है निर्माण। स्कूल बना दो, फला बना दो। जो जैसे कि कहा जाता है कि जल, जंगल, ज़मीन, ये तीन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन पे हमने फोकस नहीं किया। जैसे ही जल संवर्धन होता है, एक क्रॉप की जगह 2 क्रॉप्स हो जाती हैं, 1.5 क्रॉप हो जाती है, फॉडर बढ़ जाता है, वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब तक हम नहीं छूते हैं अपनी योजनाओं के माध्यम से, तब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा। तो हमें फोकस करना है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे भाई बहन हैं, उनकी आय संवर्धन हो, फोकस उसी पे होना चाहिए। और वो केवल, अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, स्कूल में 5 कमरे हैं, 6ठा कमरा बन भी गया तो क्या हुआ? राजस्थान में 18,000 करोड़ पे खर्च करके राजीव गांधी पाठशालाएं बनाई गई। उनका O&M एक 10 लाख की एक पाठशाला बनी, हर साल 50,000 O&M आ गया, मेंटेनेंस का खर्चा आ गया। अब उद्देश्य आपका बच्चों को पढ़ाना था। अब एक कमरा किराए पे लेके भी बच्चों को पढ़ा सकते थे, पेड़ के नीचे भी पढ़ा सकते थे। 18,000 करोड़ क्यों खर्च किया आपने? अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी साधन चाहिए, पर मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए।
तो हम जो बेसिकली भी टारगेटेड वे में हमको अप्रोच करना ROI पड़ेगा। देखिए, आप उसमें देखिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अब नरेगा जो है, नरेगा में भी व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? क्या हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? नहीं, नरेगा तो एक सोशल सेक्टर नहीं, वो सोशल नहीं पॉपुलिस्ट है। सोशल उसका सेक्टर भी ROI कैलकुलेट करना। आज मैं बताना चाहूंगा, बट उसमें तो रिटर्न को एक्सपेक्ट ही नहीं करता है ना, खाली सैटेलाइट इमेजरी से आज सारा विश्व जो है, देश का पैसा है, सारा विश्व जो है वो उसकी सैटेलाइट पिक्चर्स है। आई थिंक वकलू साहब कुछ कहना चाहते हैं। वकलू साहब, नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर हमको ग्रामीण विकास करना है तो जो ये राजनेताओं का रोल कम करना पड़ेगा और जो सच्ची ग्राम के लिए अपनी सिंसियर है उनका सुनना चाहिए। जैसे हमारे पूर्व जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कलाम, उन्होंने एक स्कीम बोला था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, और वो उस पे काम भी शुरू हुआ था। अगर वो चालू होता तो जो अभी मधुकर जी ने बताया कि 18,000 करोड़ खर्च किए गए स्कूल के बिल्डिंग पे, उसके बजाय अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाए जो टेलीकॉम, IT वगैरह, तो लोगों को घर पे भी पढ़ने की सुविधा मिल सकती है। एक, जैसा कि उन्होंने ठीक कहा, एक कमरे में सुविधा मिल सकती है, एक कमरे से भी वो पढ़ सकते हैं। इसी तरह हेल्थ का भी है। इसी तरह से सबसे बड़ा चैलेंज जो वहाँ एजुकेशन का बात है, वही आ रही है कि फाइन ट्यूनिंग और टारगेटेड वे में काम करना पड़ेगा और करना चाहिए, और राजनेताओं का रोल कम होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स पे, ठीक है, तो आप कह रहे थे पॉलिटिकल इंटरवीन की कम से कम यहाँ पे जगह बनाई जाए। सर, समय इतना, ये माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी अहम राय रखने के लिए। तो बजट से जुड़ी इस विशेष सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे एक खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।